आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे ऐतिहासिक फैसले के बारे में जिसने भारत में स्टूडेंट्स के मेंटल हेल्थ को लेकर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की पूरी जवाबदेही ही बदल डाली है। हम बात कर रहे हैं साहा गाइडलाइंस की। तो चलिए इस चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही सीधे और शायद चुभने वाले सवाल से करते हैं। क्या किसी स्टूडेंट के सुसाइड के लिए उसके स्कूल या कॉलेज को लीगली कानूनी तौर पर जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? अब तक ये सवाल बहुत उलझा हुआ था, लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इसका एक बहुत ही साफ और चौंकाने वाला जवाब दिया है। और ये जो पूरी कानूनी लड़ाई है ना, इसकी नींव एक पिता की न्याय की गुहार ने रखी। देखिए, हुआ ये था कि जुलाई 2023 में एक कोचिंग हब के हॉस्टल में एक 17 साल की स्टूडेंट ने अपनी जान दे दी। जो लोकल जांच हुई उसे इनएफेक्टिव यानी बेअसर और यहां तक कि कॉम्प्रोमाइज्ड पाया गया। तब उस स्टूडेंट के पिता सुखदेव साहा हार नहीं माने और वो सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। और बस कोर्ट के इसी दखल ने इस ऐतिहासिक फैसले की जमीन तैयार कर दी। तो सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस एक अकेले केस को कैसे देखा। उन्होंने इसे सिर्फ एक दुखद घटना की तरह नहीं देखा, बल्कि एक बहुत बड़े नेशनल क्राइसिस, एक राष्ट्रीय संकट के एक लक्षण के तौर पर देखा। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो शब्द इस्तेमाल किए वो बहुत ही पावरफुल हैं। कोर्ट ने कहा, छात्रों की आत्महत्याओं की ये जो बाढ़ आई हुई है, ये एक संवैधानिक आपातकाल है। सोचिए, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। ये शब्द अपने आप में बता देते हैं कि मामला कितना गंभीर है। अब ये सिर्फ एक सोशल इशू नहीं रहा, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल, एक संवैधानिक मुद्दा बन चुका है। और जानते हैं, कोर्ट ने इस पूरे संकट को सीधे हमारे संविधान के सबसे जरूरी अधिकारों में से एक से जोड़ दिया, आर्टिकल 21, यानी जीने का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि जीने के अधिकार का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है, इसमें मेंटल हेल्थ केयर और मानसिक परेशानियों से सुरक्षा का अधिकार भी शामिल है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब यह है कि स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ की रक्षा करना अब इंस्टीट्यूट्स की एक फंडामेंटल ड्यूटी, एक मौलिक कर्तव्य है। तो इस संवैधानिक आपातकाल से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव, एक पूरा समाधान पेश किया। और वो समाधान है पूरे 15 गाइडलाइंस। जी हां, कोर्ट ने एक दो नहीं बल्कि पूरे 15 स्पेसिफिक और सबसे जरूरी बात, मैंडेटरी यानी अनिवार्य दिशा निर्देशों का एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया है, जो हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पर लागू होगा। अब इन 15 गाइडलाइंस को हम मोटे तौर पर 4 पिलर्स में समझ सकते हैं। पहला तो ये कि हर इंस्टीट्यूट में क्वालिफाइड काउंसलर रखने ही होंगे, यह अब ऑप्शनल नहीं है। दूसरा, स्टाफ को रेगुलर ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो स्ट्रेस के वार्निंग साइन पहचान सकें। तीसरा, एक ऐसा सेफ माहौल बनाना होगा जहां एकेडमिक शेमिंग, पब्लिक में बच्चों को अलग थलग करना या किसी भी तरह की बुलिंग पर सख्त पाबंदी हो। और चौथा और सबसे अहम, अकाउंटेबिलिटी और रिपोर्टिंग, मतलब हर साल कंप्लायंस रिपोर्ट देनी होगी ताकि ये पक्का हो सके कि नियम सिर्फ कागज पर ना रह जाएं। और अब आते हैं इस जजमेंट के सबसे पावरफुल और गेम चेंजिंग हिस्से पर। ये एक नया कॉन्सेप्ट है, इंस्टीट्यूशनल कल्पेबिलिटी यानी संस्थागत दोषिता। अब इसका सीधा सा मतलब समझिए। अगर किसी इंस्टीट्यूट में बुलिंग, रैगिंग या हैरेसमेंट की शिकायतें आती हैं और इंस्टीट्यूट उन पर एक्शन लेने में नाकाम रहता है और उस वजह से किसी स्टूडेंट को कोई नुकसान पहुंचता है, तो अब सीधे सीधे उस इंस्टीट्यूट को ही कानूनी तौर पर जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ये जवाबदेही में एक बहुत बड़ा बदलाव है। देखिए, इस बदलाव को ऐसे समझिए। पहले सारा फोकस स्टूडेंट की अपनी दिमागी हालत पर होता था, लेकिन अब फोकस इंस्टीट्यूट के माहौल पर शिफ्ट हो गया है। पहले इसे एक पर्सनल फेलियर की तरह देखा जाता था, अब ये एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी और लीगल लायबिलिटी है। और पहले किसी ट्रेजेडी के बाद एक्शन होता था, अब नुकसान होने से पहले ही उसे रोकने की एक एक्टिव ड्यूटी, एक सक्रिय जिम्मेदारी बना दी गई है। तो एक बात बिल्कुल साफ कर लेनी चाहिए, ये जो गाइडलाइंस हैं, ये सिर्फ कोई सुझाव या अच्छी सलाह नहीं है, ये अब से देश का कानून है, फुल स्टॉप। अगर इनकी कानूनी ताकत को समझना है तो सबसे अच्छा उदाहरण है मशहूर विशाखा गाइडलाइंस का। याद कीजिए 1997 में जब तक पार्लियामेंट ने वर्कप्लेस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ प्रॉपर कानून नहीं बनाया था, तब तक विशाखा गाइडलाइंस ही कानून की तरह काम करती थीं। बिल्कुल उसी तरह अब ये 2024 की साहा गाइडलाइंस स्टूडेंट्स को मेंटल डिस्ट्रेस से बचाने के लिए एक बाइंडिंग लॉ, एक बाध्यकारी कानून की तरह काम करेंगी, जब तक कि पार्लियामेंट इस पर कोई खास कानून नहीं बना देती। और ये पावर इन्हें कहाँ से मिलती है? ये पावर इन्हें मिलती है हमारे संविधान के आर्टिकल 141 से।
ये आर्टिकल कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ कोई भी फैसला पूरे देश पर लागू होने वाला कानून बन जाता है। मतलब साफ है, ये गाइडलाइंस देश के हर एक छोटे बड़े सरकारी प्राइवेट हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पर लागू होती हैं। तो अब इंस्टीट्यूट्स को करना क्या है? उनके लिए आगे का रास्ता बिल्कुल साफ है। सबसे पहले उन्हें फौरन इन 15 गाइडलाइंस को लागू करना शुरू करना होगा। दूसरा, उन्हें कमिटीज बनानी होंगी और अपने मौजूदा सिस्टम का ऑडिट करना होगा। तीसरा, उन्हें 90 दिनों के अंदर अंदर कोर्ट में कंप्लायंस एफिडेविट यानी पालन करने का हलफनामा जमा करना होगा। और सबसे ज़रूरी बात, अब अगर इन नियमों का पालन नहीं किया तो इसके सीधे कानूनी नतीजे भुगतने होंगे। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये जजमेंट वाकई भारत में स्टूडेंट्स की बेहतरी के लिए एक टर्निंग पॉइंट, एक निर्णायक मोड़ साबित होगा? खैर, इस सवाल का जवाब तो आने वाले वक्त में ही मिलेगा, और ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करेगा कि इन गाइडलाइंस को कितनी ईमानदारी और गंभीरता से लागू किया जाता है।